हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि सेट क्या होता है। देखिए सेट की डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट्स मीन दैट व्हेन यू से दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, the object should be well defined. Like if I say collection of those students whose height is more than 150 सेंटीमीटर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो क्लास में कुछ डेफिनेट बच्चे होंगे, हो सकता है 4 बच्चे, हो सकता है 5 बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु स्पीक्स ट्रूथ, ऐसे बच्चे आपकी क्लास में जो हमेशा सच बोलते हैं, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो गई। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा एक बच्चे के साथ हमेशा सच बोलता हो, लेकिन दूसरे बच्चे के साथ उसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, ठीक है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। जो बड़े बच्चे हैं हाइट में, तो हाइट का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? बड़े बच्चे, कोई एक छोटा बच्चा होगा, उससे जो बड़ा बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे? बड़ा बच्चा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो उसके लिए जो 160 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट है वो क्या होगा? इससे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 172 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इस स्टूडेंट के लिए छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, इसको हम सेट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक सेट है, इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको जिसके एलिमेंट्स को आपको मेंशन करना है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। तो सेम स्टूडेंट जो है एक दूसरे स्टूडेंट के लिए टॉल हो सकता है, और वही स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है? स्मॉल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका, इससे आप सेट नहीं बना सकते हैं इसके कलेक्शन से, ठीक है। दूसरे में मैंने लिखा था कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 150 सेंटीमीटर। तो ये तो डेफिनेट होगा, किसी भी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट, कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 150 सेंटीमीटर, जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ऊपर है। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर सी बात है, कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ऊपर होगी, ठीक है। तो मान लीजिए रमेश है इसमें, ठीक है, तो उन सबको हम क्या कर लेंगे? लिस्टिंग उनकी बना लेंगे। रमेश है, सुरेश है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्या करेंगे? इस तरीके से की लिस्ट बना लेंगे। तो ये कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। लेकिन इसमें हम नहीं डेफिनेट सेट बना सकते। मान लीजिए रमेश को हमने लिखा है इसमें, रमेश मान लीजिए कुछ देर के लिए हमेशा ट्रुथ बोलता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, उसने बोला सर इसने मेरे साथ एक बार झूठ भी बोला था, ठीक है। तो ये जो ट्रुथ बोलने वाली बात है ये डेफिनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन में हमेशा याद रखें कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो वेल डिफाइंड वर्ड यूज किया गया, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसको डिफाइन करने में। जब भी हम डिफाइन करें बिल्कुल क्लियर डिफाइन। जैसे मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट मेरे लिए इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और उसके दोस्त के लिए वो इंटेलिजेंट ना हो, या दूसरे टीचर उसको लाइक ना करते हो, दूसरे टीचर के लिए वो इंटेलिजेंट ना हो। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये कोई सेट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपरली बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं है कि आप किसको बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, किसको इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट भी को भी आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि एक टीचर के लिए बहुत ही वो कैसा हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन दूसरे टीचर के लिए वो ऑनेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सेट में हमने देखा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना हमेशा इसमें कि जिन एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर रहे हैं, जिन एलिमेंट्स को आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उनको हम सेट में कंसीडर नहीं कर सकते। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके से। एक हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है, और दूसरा क्या है? मेथड। रोस्टर मेथड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। देखिए रोस्टर मेथड में सिंपली क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम? उसकी लिस्टिंग कर देंगे, मतलब उनको सबको लिख लेंगे। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, अगर मैं वॉवेल्स का सेट दिखाना चाहता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, तो मान लीजिए मैं कैपिटल वी से उस सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और फिर क्या करेंगे हम? ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के साथ आप अगर लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आपको दूसरे भी एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हु इज लेस देन 7। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो काउंटिंग नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो उसका जो सेट होगा, मान लीजिए कोई सेट ए है, तो ए को कैसे दिखाएंगे आप? ए को आप दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, लेस देन बोला था ना, तो बस 6 तक ही लिखना है आपको। ठीक है, जब सारे एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख देंगे तो इसको कौन सा मेथड बोला जाता है? रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर मेथड्स में हमें लिखने का तरीका ये है कि हम सारे एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं। ठीक है, मतलब सभी एलिमेंट्स को हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए फिर। जैसे मैं मान लीजिए वॉवेल्स का ही सेट लिखना है, ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी, और यहाँ पे लिखेंगे कोई एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पे एक डबल ऐसे लगाते हैं। ठीक है, डबल पॉइंट्स लगाते हैं। डबल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है सच दैट v इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स है सच दैट। अब यहाँ पे लिखेंगे x is vowel of English alphabets, और फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या लिखा आपने? x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है तो यहाँ पे x है, वो सारे क्या होंगे? वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स में क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। या मान लीजिए मैंने कोई सेट लिखा है, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट लिखा है, अभी लिखा था ना मैंने, नेचुरल नंबर वाला सेट 1 2 3 4, ठीक है, और फिर क्या लिखा था? 5 6। तो अगर हमें इसे किस में लिखना हो, अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे इसे? A इक्वल्स टू x लिख लीजिए आप, और फिर लिखेंगे x इज सच दैट x एक बिलोंग्स टू का साइन होता है। बिलोंग्स टू का साइन हम लोग ऐसे लगाते हैं, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, इसमें x क्या है? x जो है वो लेस देन
7 है, ठीक है, और x 1 से क्या है, इक्वल है या बड़ा है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स।